हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप पहले प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद हम यहाँ से थर्ड पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन इसमें फ्रेम करनी है, इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपको उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, जिससे आपके पास फाइनली आपके वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कोच है ऑफ अ क्रिकेट टीम, उसने क्या खरीदा? उसने 7 बैट्स परचेज किए और 6 बॉल्स परचेज करी। तो अब बैट का प्राइस क्या है? एक बैट का प्राइस क्या है वो तो हमें नहीं पता कि एक बैट का प्राइस क्या है। हमें पता है उसने 7 बैट्स परचेज किए हैं और 6 बॉल्स परचेज की हैं। लेकिन इसमें एक बैट का प्राइस क्या है और एक बॉल का प्राइस क्या है वो हमें नहीं पता। और टोटल उसने दे दिया कि 3800 रुपीज़ के उसने बैट्स और बॉल्स खरीदे हैं। और लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट कितने का है, एंड ईच बॉल, एक बॉल कितने की है, हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सोल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट be ₹X and cost of each ball be ₹Y। इसको मैंने बॉल की कॉस्ट को, एक बॉल की कॉस्ट को मैंने Y एज्यूम कर लिया और एक बैट की कॉस्ट को मैंने X एज्यूम कर लिया। अब मान लो अगर एक बैट X रुपीज़ का है तो 2 बैट्स आपके हो जाएंगे 2X रुपीज़ के। 1 बैट अगर X रुपीज़ का है तो 2 बैट्स हो जाएंगे 2X रुपीज़ के। 3 बैट्स हो जाएंगे 3 टाइम्स X। 4 बैट्स हो जाएंगे 4 टाइम्स X। ये आपने छोटी क्लासेस में आपने किया होगा, आपको ये चीज़ पता होगी। तो उसी तरह से हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। उसने क्या कहा आपको? उसने कहा कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। तो अगर 1 बैट X रुपीज़ का है तो 7 बैट्स हो गए 7X रुपीज़ के, एंड 6 बॉल्स। अगर एक बॉल Y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स हो जाएंगी 6Y रुपीज़ की प्लस 6Y, क्योंकि वो दोनों चीज़ें खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, ये भी और ये भी, तो प्लस। एंड टोटल कॉस्ट हो गई ₹3800 इन दोनों को मिलाकर। उसके बाद उसने कहा लेटर शी बाइज 3 बैट्स। तो अगर एक बैट X रुपीज़ का है तो 3 बैट हो गए 3X रुपीज़ के, एंड 5 बॉल्स। अगर एक बॉल Y रुपीज़ की है तो 5 बॉल्स हो गई 5Y रुपीज़ की, प्लस क्योंकि उसने दोनों चीज़ें परचेज करी, और टोटल कॉस्ट है 1750 उन दोनों को मिलाकर। तो ये हो गया 3X प्लस 5Y इज इक्वल टू 1750। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस बन गई। अब आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ ईच बैट मीन्स X की वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल मीन्स Y की वैल्यू। आपको X और Y फाइंड करना है। तो आपको ऑलरेडी पता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन को, इसको नेम 1 दे दो, इसको नेम 2 दे दो। अब आप किसी में से भी X की वैल्यू निकाल लो या फिर Y की वैल्यू निकाल लो, किसी को भी यूज़ करके। तो मैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, मैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके अपने X की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3X इज इक्वल टू 1750 माइनस 5Y। मैंने 5Y को उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ से X हो जाएगा 1750
माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एक इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। अब आपके पास आपने x की वैल्यू निकाली है सेकंड इक्वेशन में से। अब हम जिसमें से निकालते हैं उसके दूसरी वाली इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर आपने सेकंड इक्वेशन में से निकाली है x की वैल्यू, सेकंड में से निकाली है, तो आप वापस इसको फर्स्ट में डालेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में हमने x की वैल्यू निकाल ली है और उसको वापस हम फर्स्ट में डाल रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब हम इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू। मुझे यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे स्पेस दे रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी। तो 7x प्लस 6y आपके पास हो गया 7। x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6y एज इट इज़ इक्वल टू 3800। देखो हमने क्या किया, 7 एज इट इज़ हमने x जो भी था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 1750 हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम्स 1750। पहले 7 इससे मल्टीप्लाई होएगा और फिर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म से जो कि माइनस 5y है। तो 7 टाइम्स 5 इज़ 35, तो ये हो गया 35y। 7 टाइम्स 5 इज़ 35y और 3 है दोनों के नीचे, सेम डिनोमिनेटर, क्योंकि 3 इस पूरे के नीचे है तो हम दोनों के साथ लिख सकते हैं, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 टाइम्स 1750 तो ये हो जाएगा 12250 डिवाइडेड बाय 3। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास 3, मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया माइनस 35y प्लस 18y, और यहाँ पे मैं प्लस लिख देती हूँ, इज़ इक्वल टू 3800। ये सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने या फिर मैं आपको ये स्टेप दोबारा करके बता देती हूँ, अगर जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं कई बार उनको कन्फ्यूजन लगती है तो उनके लिए मैं दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12250 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़। अब आप पहले 6y लिख लो और फिर ये वाली टर्म लिख लो माइनस 35/3y। सेम टर्म्स है, बस इसको इंटरचेंज करके लिख लिया। पहले आपने 6y लिख लिया, ये पॉजिटिव का था, और फिर ये माइनस 35/3y आपने इसको यहाँ पर लिख लिया, और ये 3800 एज इट इज़। तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, आप ये वाली वैल्यू को आप राइट साइड ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया 3800 माइनस 12250 डिवाइडेड बाय 3। ये थी वैल्यू, आपने इसको राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया और आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो 6y माइनस 35/3y को। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 18y माइनस 35y, और यहाँ पर भी इसका एलसीएम आ गया 3, और ये हो जाएगा 3800 टाइम्स 3 हो गया 11400, 11400 माइनस 12250, ये आपके पास हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18y माइनस 35y ये हो जाएगा माइनस 17y/3 इक्वल्स टू, और जब आप राइट साइड सॉल्व करोगे 11400 माइनस 12250 ये हो जाएगा माइनस 850 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस साइन आपका कैंसिल हो गया, तो y आ गया आपके पास 850 डिवाइडेड बाय 17। तो ये आ गया आपके पास 17 5 × 85,
तो यहाँ से y आ गया आपका 50 और y आपकी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो ये आ गया 50 रुपीज़ 50 y की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आ गई आपके पास ₹50। उसके बाद आपके पास क्या है, आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी y की जो वैल्यू है उसको आप दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे, जिससे आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x आपके पास था 1750 माइनस 5y/3, ये था आपके पास x। 1750 x है 1750 माइनस 5y/3। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 टाइम्स y हमने निकाला 50, अभी यहाँ पर हमने अभी सॉल्व किया 50 डिवाइडेड बाय 3। तो x आपके पास आ गया 1750 माइनस 5 टाइम्स 50 इज 250 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 1750 माइनस 250 हो गया आपके पास 1500 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आ गया 500। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से ₹500। तो ये कॉस्ट ऑफ ईच बैट आ गई 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल आपके पास आ गई ₹50। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज ऑल टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब आप अगर टैक्सी में जाते हैं तो उसमें क्या है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज मीन्स आपको ये पे करना ही करना है, फिक्स्ड चार्ज है वो, आप इसको एज्यूम कर लो फिक्स्ड चार्ज को x। एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कि आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे, 1 किलोमीटर किया तो उसका कुछ चार्ज होगा, 2 किलोमीटर्स किया तो उसका कुछ चार्ज होगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज हम मान सकते हैं कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, उसके अकॉर्डिंग पर किलोमीटर का आप y एज्यूम कर सकते हो। मीन्स मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये अच्छे से। पहले हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, अगर आपने 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करा, द चार्ज पेड इज़ ₹105। तो आपको 105 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, अगर आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो ये चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो हमने फाइंड करना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो चीज़ फाइंड करनी है पहले आप उसको एज्यूम कर लो। लेट द फिक्स चार्ज भी ₹x। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिख रही हूँ। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड द चार्ज पर किलोमीटर, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं भी ₹y एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। फिर वो कहते हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। बट पहले आपको फिक्स चार्ज फाइंड करना होगा और फिर चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना होगा। उसके बाद आप ये लास्ट पार्ट कर सकते हो कि अगर आपने 25 किलोमीटर ट्रैवल करा तो क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अब आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो अगर तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसकी पेमेंट है 105। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस जब भी पर्सन ट्रैवल करेगा उसमें उसको फिक्स चार्ज x तो देना ही देना है, क्योंकि उसने कहा कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो उसको फिक्स चार्ज x रुपीज़ तो पे करने ही करने हैं। प्लस अब अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको y रुपीज़ देने हैं बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। अगर 2 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा तो उसको 2y पे करने पड़ेंगे। अगर 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा तो 3y पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वो 10 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है तो फॉर 10 किलोमीटर्स उसको 10y देने पड़ेंगे, क्योंकि y क्या है,
ये y जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। अगर 1 किलोमीटर है तो उसके लिए हमने एज्यूम करा y रुपीज़ पे करने हैं, तो 10 किलोमीटर्स के लिए उसको 10 y रुपीज़ पे करने हैं, और ये टोटल हो गया उसका 105। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद वो कह रहे हैं फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब इसमें भी ऐसे ही है, 15 किलोमीटर की जर्नी में जब भी वो 15 किलोमीटर जाएगा उसको फिक्स चार्ज x तो देना ही देना है। कभी भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसका जो फिक्स चार्ज है x रुपीज़ वो उसको पे करना ही करना है, डजेंट मैटर वो कितना दूर जाए। प्लस अगर वो 15 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर की वैल्यू है y रुपीज़, कॉस्ट है, तो 15 किलोमीटर की हो गई 15 y रुपीज़, तो 15 y रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे और टोटल कॉस्ट उसकी हो गई 155। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब आप दोबारा से इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को, जिससे आपका x और y आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा 105 माइनस 10y, तो इसको मैंने थर्ड नाम दे दिया। अब आपको पता है अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली है तो आप इसको सेकंड में पुट करोगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू डालोगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, हमने जो अभी निकाली है 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज़ इक्वल्स टू 155। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -10y प्लस 15y हो गया 5y इक्वल्स टू 155, और ये आप दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दो -105। तो यहाँ से हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आ गया 50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास y आ गया इज इक्वल टू ₹10। तो जो आपका चार्जेस है बेस्ड ऑन पर किलोमीटर वो हो गया 10 रुपीज़। अब आपको पता है एक बार आपने अगर y निकाल लिया तो आप x भी निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू को दोबारा पुट करो इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 थी आपके पास x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। पुट द वैल्यू ऑफ y, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 टाइम्स y है आपके पास 10, तो ये हो गया 105 माइनस 100। तो आपके पास फिक्स चार्ज आ गया x इज इक्वल टू ₹5 कि ये आपको फिक्स चार्ज पे करने ही करने हैं ₹5। अब उसके बाद उन्होंने एक और पार्ट पूछा है क्वेश्चन में। उन्होंने कहा है हाउ मच डज़ अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा। अब आपको पता है अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको x रुपीज़ तो देने ही देने हैं, वो तो उसका फिक्स चार्ज है। प्लस 1 किलोमीटर के लिए अगर वो y रुपीज़ पे करता है तो 25 किलोमीटर के लिए उसको 25 y रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर व्हाट ही हैज़ टू पे। तो x प्लस 25y आएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ही हैज़ टू पे x प्लस 25y। तो x है आपके पास 5 रुपीज़ और 25 एज इट इज़ टाइम्स y है आपके पास 10 रुपीज़। तो यहाँ से हो गया 5 प्लस 25 टाइम्स 10 इज़ 250। तो यहाँ से आपके पास आ गया ₹255। तो उसको ये पे करने पड़ेंगे फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कि अगर आपके पास कोई न्यूमरेटर है और कोई डिनोमिनेटर है
और आप दोनों में 2 ऐड कर रहे हो, 2 आप दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहे हो, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाएगी। इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी। तो आपको फाइंड करनी है फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है कि क्या है, ना ही आपको न्यूमरेटर पता है और ना ही आपको डिनोमिनेटर पता है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो पहले आप लेट कर लो, लेट द न्यूमरेटर बी x। तो मान लो मैंने न्यूमरेटर एज्यूम किया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, x इज़ द न्यूमरेटर, तो x/y, y डिनोमिनेटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या पता है, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। कब, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर आपने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया तो x+2 हो गया, डिनोमिनेटर में भी आपने 2 ऐड किया तो y+2 हो गया। तो आपकी फ्रैक्शन उस टाइम पे बन जाएगी 9/11, ये बन गई। और फिर उसने क्या कहा यहाँ पर क्वेश्चन में, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी आप 3 ऐड करते हो, तो आपकी उस टाइम पे फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। इट बिकम्स 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब बस आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 11x, क्योंकि 11 यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन से। तो 11 टाइम्स x 11x एंड 11 टाइम्स 2 हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 के साथ ये y और 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, y+2। तो 9 टाइम्स y हो जाएगा 9y प्लस 9 टाइम्स 2 हो जाएगा आपके पास 18। तो यहाँ से आ जाएगा 11x माइनस 9y। 9y को मैंने लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर दिया और यहाँ पे 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया -4। ये प्लस 22 मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया था राइट साइड पर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेम दे रही हूँ। और इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले 6 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 टाइम्स 3 हो गया 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर दो 5 टाइम्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स y हो गया 5y प्लस 5 टाइम्स 3 हो गया आपके पास 15। तो ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो ये हो गया आपके पास 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। आप इसको नंबर 2 नेम दे दो। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब आपको पता है वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करो, चाहे नंबर 2 का यूज़ करो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ से, 11x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -4 प्लस 9y। तो यहाँ से x हो गया आपके पास -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11, और इसको 3 नेम दे दिया। अब हमें पता है, हमने अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है तो हम इसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने इसको फर्स्ट में से निकाला है तो हम वापस फर्स्ट में नहीं डालते, हम इसको सेकंड वाले में डालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास ये वाली 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो मैं यहाँ पर इसको पुट करती हूँ, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट, क्योंकि x में 2 टर्म्स आ रही हैं तो ब्रैकेट लगाएंगे। ये है -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 ब्रैकेट क्लोज, -5y इक्वल्स टू -3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 टाइम्स -4 हो गया -24, 6 टाइम्स 9 हो गया 54y, और डिवाइडेड बाय 11 पूरी टर्म के नीचे है तो मैं सेपरेटली लिख रही हूँ दोनों के साथ,
-5y एज इट इज़ इक्वल टू -3। उसके बाद आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हो, y टर्म्स को यहाँ पर सॉल्व कर लो। 54/11 y -5y इक्वल्स टू -3, और ये वाली टर्म को मैं, कांस्टेंट टर्म को मैं राइट साइड पे ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो हो जाएगी +24/11, क्योंकि यहाँ पे वो माइनस की टर्म थी तो वहाँ जाके प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एलसीएम लो तो ये हो जाएगा -33 + 24, और जब आप यहाँ पर अपना एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54y -55y, तो यहाँ से आ जाएगा -y/11, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -9/11। 11 से 11 कट हो गया और माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y आपका आ गया 9, और y हमारा क्या था, y हमने डिनोमिनेटर एज्यूम करा था और वो आ गया आपके पास 9। अब आपको पता है आपका y निकल जाएगा, तो आप वापस से y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे ताकि आपका x भी आ जाए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है इधर, x इक्वल्स टू -4 + 9y/11, ये वाली है। x इक्वल्स टू -4 + 9y/11, तो यहाँ से हम y की वैल्यू डालेंगे, -4 + 9 टाइम्स y है आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ से हो गया -4 + 81/11, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास, अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 77/11, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 7, तो आपके पास x का आंसर आ गया 7। तो यहाँ से आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गई, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन थी x/y, तो आपके पास x आया 7 और आपके पास y की वैल्यू आई है 9, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7/9, तो ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास एक 6th पार्ट रह गया है। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, 5 years hence, hence का मीनिंग होता है, hence मीन्स फ्यूचर। The age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age, ago means past. Jacob's age was 7 times that of his son. What are their प्रेजेंट एजेस? आपको प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, एक है जैकब एंड एक है उसका सन, तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड आउट करनी है। आप सबसे पहले एज्यूम कर लो कि उनकी प्रेजेंट एजेस x और y हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x, let the present age of Jacob be x years and the present age of his son be y years. ठीक है, हमने x और y लेट कर लिया। अब उसने क्या कहा, 5 years hence। अब अगर आज जैकब की एज x years है तो उसके 5 years, आने वाले 5 years के बाद जैकब की एज क्या होगी। देखो, अगर मान लो मैं कहती हूँ आज किसी की एज 10 years है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आज किसी की एज 10 years है, तो 5 साल के बाद, फ्यूचर में आने वाले 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 10 + 5 15 हो जाएगी।
और अगर मैं कहती हूँ अगर आज उसकी एज 10 ईयर्स है तो पिछले 5 साल के बाद मीन्स पास्ट में 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो हम करेंगे 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 ईयर्स। मीन्स जब भी आपने फ्यूचर में जाना है, जब भी फ्यूचर में जाना है, जितने भी ईयर्स आपने आगे जाना है, आप हमेशा प्लस करते हो उतने नंबर ऑफ ईयर्स को, और जब भी आपने पास्ट में जाना है तो आप हमेशा माइनस करते हो। जितने ईयर्स आपको पास्ट में जाना है आप उतने ईयर्स को माइनस करते हो। और देखो एज ऐसी चीज़ है जो हमेशा चेंज होती है, हर ईयर वो चेंज होगी और हर एक की चेंज होगी। अगर मान लो कोई पर्सन आज 10 ईयर्स का है और कोई दूसरा पर्सन आज 12 ईयर्स का है, और अगर 5 ईयर्स मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर में गए तो ये पर्सन 15 ईयर्स का हो जाएगा जो आज 10 ईयर्स का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा पर्सन 12 ईयर्स का है वो 12 का ही रहेगा। अगर एक पर्सन फ्यूचर में जा रहा है तो दूसरा पर्सन भी उसके साथ फ्यूचर में जाएगा, क्योंकि ये जो एज है और जो टाइम है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता है। तो अगर एक पर्सन की एज 5 ईयर्स के बाद 15 होने वाली है तो सेकंड पर्सन जो आज 12 ईयर्स का है उसकी एज भी 5 ईयर्स के बाद 12 प्लस 5 हो जाएगी, मीन्स वो भी 17 ईयर्स का हो जाएगा। और उसकी एज भी पास्ट में 5 ईयर्स पहले 12 माइनस 5 मीन्स वो 7 ईयर्स का था। तो इस तरह से आप जब भी फ्यूचर में जाओगे तो जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे ही फ्यूचर में जाएंगे, और जब भी आप एज को पास्ट में लेके जाओगे तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की एजेस भी पास्ट में जाएगी। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ इस एग्जाम्पल को। अब जब आपके पास एक्स वाई के टर्म्स में होगा तो आप एक्स और वाई में ही प्लस और माइनस करोगे अगर आपको उनकी एजेस नहीं पता, प्रेजेंट एजेस। तो देखो 5 ईयर्स हैंस, हैंस का मीन्स फ्यूचर, एज ऑफ जैकब विल बी। अगर आपको हैंस से ना याद रहे तो आप विल बी से पता देख सकते हो, विल मीन्स फ्यूचर। तो 5 ईयर्स के बाद, तो अगर आज जैकब की एज एक्स ईयर्स है, अगर आज उसकी एज एक्स ईयर्स है तो उसके 5 ईयर्स के बाद जैकब की एज एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। अगर आज वो एक्स ईयर्स का है तो आने वाले 5 साल बाद उसकी एज 5 ईयर्स प्लस हो जाएगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। और उसके सन की जो एज है, अगर आज वो वाई ईयर्स का है तो उसके सन की एज भी वाई प्लस 5 हो जाएगी। अगर आज उसकी प्रेजेंट एज वाई है तो 5 ईयर्स बाद उसकी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी तो वाई प्लस 5 हो जाएगी। तो उसने कहा कि 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकब, तो ये मैंने जैकब की एज लिखी, विल बी मीन्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, और सन की एज 5 ईयर्स बाद ही हो जाएगी वाई प्लस 5। इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स वाई प्लस 5। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद उसने क्या कहा, 5 ईयर्स एगो मीन्स पास्ट में, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी पास्ट में, अगर वो आज एक्स ईयर्स का है तो पास्ट में जब जाएंगे तो उसकी एज -5 हो जाएगी। देखो 5 माइनस एक्स नहीं करना, x माइनस 5 करना है। जो भी उसकी प्रेजेंट एज आज है x ईयर्स, उसमें से हमने उतने ईयर्स माइनस करने हैं जितना हम पास्ट में जा रहे हैं, -5। तो वॉस मीन्स इक्वल्स टू 7 टाइम्स मीन्स 7 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन। अब सन भी तो पास्ट में जाएगा, अगर जैकब पास्ट में गया, उसकी एज पास्ट में गई, तो सन भी तो 5 साल पहले 5 साल छोटा होगा। तो अगर आज सन की एज वाई ईयर्स हमने एज्यूम करी है, सन की एज हमने वाई ईयर्स एज्यूम करी है, तो 5 साल पहले उसकी एज हो जाएगी वाई माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स वाई माइनस 5। तो आप अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो और आपके पास एक्स और वाई आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y हो गया 3y प्लस 3 टाइम्स 5 हो गया आपके पास 15। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। और आप सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ये है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 5 हो गया 7y माइनस 35। तो यहाँ से हो गया ये x माइनस 7y इज इक्वल टू
-35 + 5, तो x - 7y इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करके हो गया ये -30। तो आप इसको नंबर 1 नेम दे दो और इसको आप नंबर 2 नेम दे दो। तो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। मान लो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा 10 + 3y, x की वैल्यू आ गई। अब इसको नंबर 3 नेम दे दो। अब हमने ये वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन में से। आपको पता है जब आप फर्स्ट इक्वेशन में से निकालते हो तो आप उसकी वैल्यू को सेकंड में पुट करते हो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। तो सेकेंड इक्वेशन है आपके पास x - 7y इक्वल्स टू -30। तो x की वैल्यू है आपके पास 10 + 3y, x की वैल्यू है 10 + 3y, और यहाँ से -7y एज इट इज़ इक्वल टू -30, और यहाँ से हो गया आपके पास -4y इज इक्वल टू -30, और 10 आपका उस साइड राइट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4y इक्वल्स टू -40, और यहाँ से हो जाएगा माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो गए, 40 डिवाइडेड बाय 4, तो y इज इक्वल टू आपके पास 10 हो गया। तो y हमने सन की एज एज्यूम करी थी, तो सन की एज आ गई 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब आप x निकाल लो, x आपके पास था 10 + 3y इक्वेशन नंबर 3 में, x इज इक्वल टू 10 + 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 3 टाइम्स y है आपके पास 10 जो आपने अभी निकाला, तो 10 + 30, तो आपके पास x हो जाएगा यहाँ पर 40 ईयर्स। तो मीन्स जो जैकब की एज है, एज ऑफ जैकब इज़ 40 ईयर्स। ये है जैकब की एज, और सन की एज हमने निकाली y इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सितंबर में। काफ़ी स्कूल्स में, मोस्टली सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते हैं सितंबर मंथ में। तो आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो, जिस भी टॉपिक की और जिस भी चैप्टर की, इवन 9th क्लास 10th क्लास और 11th और 12th, आपको जो भी वीडियो चाहिए हो, जो भी कॉन्सेप्ट, और आपको कोई भी क्वेश्चन लगे कि आपको डिफ़िकल्ट लगता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आउट ऑफ NCERT बुक भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी के ऊपर बनाऊंगी। एंड अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो समझ आ रही हो, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।